हेलो एवरीवन, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया है एंड हमें √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। हमारे पास है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि ये किसके बराबर होगा। देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं देख रहा हूं √3 यहां पर भी है और √3 प्लस के बाद यहां पर भी है, मतलब दोनों में √3 आ रहा है, तो √3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो √3 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहां से बच जाएगा cos स्क्वायर ए और यहां से बच जाएगा sin स्क्वायर ए। सही है यहां तक। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर आ रहा है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो यहां पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास एंड ये चीज 1 के बराबर होती है। अब ये क्या बन जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा √3। सो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ रहा है √3। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री और ये ऐसे ही सो ऑन cos 90 डिग्री तक जा रहा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री एंड मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री और ये ऐसी सो ऑन cos 90 डिग्री तक जा रहा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 8.3 है ना, उसका क्वेश्चन दिया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो हमें क्या cos 1 डिग्री की वैल्यू पता होती है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो इसकी वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ cos 1 डिग्री लिखो सेम, इसकी वैल्यू भी नहीं होती हमारे पास, ना ही cos 3 डिग्री की वैल्यू होती है, ना ही cos 4 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन 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 हमारे पास cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में अगर चेक करेंगे तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब एक चीज देखो, ये सारी चीज जो है ये मल्टीप्लाई के अंदर है, और अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, उसका रिजल्ट 0 ही बन जाता है। दैट मीन्स ये पूरी चीज अब बन जाएगी 0। तो यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको देख लो, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा दैट इज 0, वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, मतलब हमारे पास एक सर्कल है एंड हमारे पास एक स्क्वायर है और इन दोनों का जो पेरीमीटर है ना वो बराबर दिया है, और हमसे बोला है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, इनके एरिया का रेशियो बताना है हमें फाइंड करके। तो कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, वैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2πr होता है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में साइड होता है। अब इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा πr इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइड। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर साइड दिख रहा है ना, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाओ, तो ये बन जाएगा πr डिवाइड में साइड इज इक्वल टू में वहां पर रह जाएगा सिर्फ 2। अब देखो 2 वहां पर अकेला हो गया, अब 2 को अकेला तो नहीं रहने देंगे, इस पाई को क्या करो आप नीचे ले जाओ, तो ये पाई जब नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका, यहां रह जाएगा सिर्फ r बाय साइड और वहां पर रह जाएगा 2/पाई। ठीक है यहां तक। तो इस चीज को हम जहां भी यूज होना होगा वहां पे यूज करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला था एरिया का रेशियो फाइंड करना है, मतलब इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो फाइंड करके हमें बताना है। तो कर लेते हैं, देखो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लिख देते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, है ना भाई। रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए डिवाइड में लिख के बताओगे। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, है ना, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर उसके बाद अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस पाई को अलग लिखता हूँ और अंदर में r और साइड को एक जैसे लिख देता हूँ, है ना, r/साइड लिख दिया। अब देखो r के ऊपर भी स्क्वायर था और साइड के ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पे एक कॉमन स्क्वायर लगा देता हूँ, है ना, कर सकते हैं ना, ये आ गया होगा समझ में। अब देखो r/साइड की वैल्यू मेरे पास है, r/साइड की वैल्यू हमारे पास है 2/पाई, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिख देते हैं 2/पाई और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब बात समझ आई ना, हमने r/साइड क्यों करा था, ताकि हमें यहाँ पर वैल्यू यूज करने को मिल जाए। अब
होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोल दो, ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, एंड पाई का स्क्वायर कितना होगा पाई स्क्वायर होगा। इसके बाद एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अपॉन पाई। तो देख लो 4 अपॉन पाई क्या ऑप्शन में है हमारे पास, तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है जो ऑप्शन में है उस तरीके का बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, अभी हमारे पास आ चुका है 4 अपॉन पाई। अब 4 अपॉन पाई को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, तो मैंने वैल्यू रख दी। अभी 7 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि अभी ऐसे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 7, 4 7 जा 28, डिवाइड में 22 है, इसको अगर 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 14 जा और 2 11 जा, दैट मीन्स हमारा जो रेशियो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 14:11। ठीक है, आई बात समझ में। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऐसा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा दैट इज 14:11, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कहता है इफ द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब हमारे पास 2 सर्कल की बात कर रहा है और दोनों सर्कल की जो रेडियस का रेशियो है ना वो 4:3 हमें दिया हुआ है, देख सकते हो आप, और हमसे बोला है देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा बस वो हमें फाइंड करके बताना है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो हमारे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 है, और एक छोटा सर्कल बना लेते हैं उसकी रेडियस कितनी है 3 है। ठीक है, और इनकी रेडियस का जो रेशियो दिया है वही हमें कितना दिया था, वो हमें दिया था 4:3। इसको मैं बोल देता हूँ सर्कल नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूँ सर्कल नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लो एरिया ऑफ सर्कल, इसको सर्कल 1 बोला था तो सर्कल 1 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 2, है ना, सर्कल को हमने नाम दिया था 1 और 2। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, एंड एरिया ऑफ सर्कल 2 का वो भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आर से आर कैंसिल मत कर देना क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, अगर सेम रेडियस होती है तो ही कैंसिल हो पाएगा। अब देखो आर पहले वाले की रेडियस कितनी है, पहले वाले की रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर, डिवाइड में दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल 1 और एरिया ऑफ सर्कल 2 का जो रेशियो निकाला है वो रेशियो हमारा आता है 16:9। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया है दैट इज 16:9, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। सो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, मतलब हमारे पास एक हेमिस्फीयर की बात कर रहा है एंड हेमिस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ना, देखो हेमिस्फीयर ऐसा दिखता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 3πr², है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है 3 × पाई। पाई को देखो वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि हमारे ऑप्शन में मैंने देखा था कि कभी भी पाई की वैल्यू रखी नहीं है, चारों ऑप्शन में पाई एज इट इज रखा गया है, तो दैट मीन्स हमें पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ना वो यूज नहीं करनी है, उसके बिना ही हमें छोड़ना है आंसर को। तो मल्टीप्लाई में आर, आर क्या है हमारे रेडियस, तो हमारे हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, हेमिस्फीयर की रेडियस दी थी हमें 7 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3π मल्टीप्लाई में 7 7 जा 49, एंड 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 147π सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज 147π सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कहता है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि हमारा ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें भी मोड वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो दिया हुआ है। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मैं जल्दी से लिख ले रहा हूँ। देखो पहला दिया है 0 से 5, फिर दिया हमें 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से लेके 25 तक, यहाँ तक दिया हुआ है हमें। एंड हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, 15 है, 12 है, 20 है और 9 है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें बताना है मॉडल क्लास की अपर लिमिट कितनी होगी। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, हमें देखना होता है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो 20 है, तो 20 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है ना वही हमारी मॉडल क्लास हो जाती है। दैट मीन्स हमारे मॉडल क्लास तो ये हो जाएगा 15 से लेकर 20। अब 15 से लेकर 20 में
अपर लिमिट बतानी है तो अपर लिमिट देख लो क्या है, अपर लिमिट हमारी ये वाली होती है भाई, ये 15 जो है ये लोअर लिमिट है और 20 हमारा अपर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हमारी हो जाएगी 20। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया है। इसमें हमें बोला है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y इज, मतलब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें पहले से बता रखा है, मीन है हमारा 2.6, हमें ये जो y दिख रहा है ना आपको, इस y की वैल्यू यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया है, y की वैल्यू फाइंड करके हमें बतानी है। तो मैं जल्दी से लिख ले रहा हूँ यहाँ पर हमारे x है 1 2 3 4 और ये 5 और फ्रीक्वेंसीज हमें कितनी दे रखी है 4 5, यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये हमें दे रखा है और हमें पता है कि इसका जो मीन है वो 2.6 दिया है बस। अब इसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो हम जब मीन वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमें सबसे पहले FI/XI निकालना पड़ता है। FI/XI का मतलब f का x के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, 3 इंटू y ये तो 3y आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 ये तो 4 आएगा और 5 2 जा 10 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना होता है, इसका सिग्मा निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI/XI डिवाइड में सिग्मा FI। ठीक है, यानी FI/XI का हमें सिग्मा निकालना है, टोटल करना है। तो देखो ये जो 3y है ये तो अलग हो जाएगा, वेरिएबल है, प्लस में जो भी नंबर है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 10 + 4 14, 14 4 18 और 18 10 28 हो जाएंगे, तो यानी सिग्मा FI/XI निकाल लिया हमने। इसी तरीके से हमें सिग्मा FI भी चाहिए, तो सिग्मा FI कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर लो, देखो y तो अकेला है, y अकेला रहेगा यहाँ पर, प्लस में नंबर प्लस हो जाएंगे, 5 + 4 9 और एक 10 और 2 12, तो FI का सिग्मा हमारा आ रहा है y प्लस में 12। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, मीन की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, मीन हमें क्वेश्चन में दिया था 2.6 इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI कितना निकाला हमने 3y प्लस में 28, तो यहाँ पर ये 3y प्लस में 28 एज इट इज आएगा, डिवाइड में सिग्मा FI हमने कितना निकाला है y प्लस में 12, तो यहाँ पर रखो y प्लस में 12। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.6 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 2.6 मल्टीप्लाई y ये आ जाएगा 2.6y, प्लस में 2.6 का मल्टीप्लाई करना 12 से, 12 दूनी 2 24 और ये आ जाएगा हमारा 31.2 इज इक्वल टू यहाँ पर चल रहा है 3y प्लस में 28। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लो और नंबर वालों को एक तरफ कर लो, तो देखो 28 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 31.2 माइनस का 28 और इस 2.6y को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3y माइनस का, ये प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2.6y। अब देखो 31.2 में से 28 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3.2 और 3y में से 2.6y जाएगा तो ये बनेगा 0.4y। ठीक है, अब इसके बाद हमें y की वैल्यू चाहिए तो 0.4 को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड में 0.4, एक पॉइंट इसके बाद भी एक पॉइंट इसके बाद भी तो कैंसिल हो जाएगा, अब 4 1 जा 4 4 8 जा 32 तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 हमारा करेक्ट आंसर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दैट इज 8 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ रही है प्लस का 8। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कहता है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कार्ड वाला क्वेश्चन दिया है, 52 पत्तों में से हम एक कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और हमसे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, तो ये बता दो कि उसके रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में देखो आपको फेस कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जरा बताता हूँ। देखो हमें पता है कि हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 26 कैसे होते हैं रेड कलर के होते हैं और बाकी के 26 कैसे होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। अब इन 26 के अंदर भी ये 13 में बटे हुए होते हैं, है ना, ये भी 13 में बटे होंगे और ये भी 13 में बटे होंगे। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं ना इनके अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं, इनके अंदर फेस कार्ड देखो कैसे कैसे होते हैं, एक होता है किंग, एक होता है जैक और एक होती है क्वीन, 3 फेस कार्ड इस 13 के अंदर होंगे, ऐसी सेम 3 फेस कार्ड इसके अंदर होंगे, ऐसी 3 फेस कार्ड इसके अंदर होंगे किंग जैक और क्वीन, और ऐसी 3 फेस कार्ड इसके अंदर भी होंगे किंग जैक और क्वीन। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था रेड कलर के फेस कार्ड की बात करनी है, तो मतलब आपको ब्लैक वाला तो देखना नहीं है, सिर्फ ये वाला देखना है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले में ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए
भाई 3 रेड फेस कार्ड ये हैं और 3 रेड फेस कार्ड ये हैं, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे 6 आ जाएंगे। और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल पत्ते कितने थे, टोटल पत्ते होते हैं 52, इसको सॉल्व कर लो, 2 3 जा और 2 26 जा, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3/26। ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है 3/26। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन कर लिया। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं असर्शन और रीजन करके। असर्शन वाली स्टेटमेंट को अगर पढ़े तो इसमें बोला है इफ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, मतलब 2 नंबर है 510 और 92, इनका जो HCF आ रहा है ना वो 2 आ रहा है, देन द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज 32460, यानी 32,460। और रीजन वाली स्टेटमेंट में अगर पढ़े तो हमें बोला है एज HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू होता है A इंटू बी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में बोला है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, मतलब दोनों ही ट्रू है। और सेकंड में बोला है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी ऑप्शन में बोला है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी में बोला है कि असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। तो देखते हैं कौन सा आता है। तो देखो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ना, पहले उसको हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, हमें HCF निकालना है 510 और 92 का। देखो एक नंबर है 510 और दूसरा नंबर है 92, तो HCF निकालना है। तो मैं इसका जरा प्राइम फैक्टर निकाल ले रहा हूं जल्दी से। 510 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, इसको 2 से काटो, देखो 2 से कटेगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 5। फिर इसके बाद इसको 3 से कटेगा तो 3 से काटो, 3 8 जा 24 और ये आ जाएगा 3 5 जा 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 17 जा 85 हो जाएगा। और फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। ऐसे 92 को भी निकाल लो। 92 देखो पहले 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और फिर उसके बाद 2 से काटो, 2 23 बार में जाएगा, फिर ये 23 बार में जाएगा, प्राइम नंबर है इस तरीके से। तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए। इसके बाद HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए देखो कैसे लिखेंगे भाई। 510 को मैं कैसे लिख पाऊंगा, 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई का 17, और 92 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2 मल्टीप्लाई में 23, इसी तरीके से लिख सकता हूं। अब देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट है और कॉमन है। तो देख लो कौन सा है, यहां पर मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 2 ही कॉमन है दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में। इसका मतलब हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF तो हमारा 2 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो तो सही है। अब बात करेंगे इसके एलसीएम की। तो देखो एलसीएम कैसे निकालना है, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं एक तरफ और उनकी हाईएस्ट डिग्री लिखनी होती है, और उसके बाद हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। तो देखो फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और एक 23 आया है, ये फैक्टर्स आए हैं। अब इनकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। देखो 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की पावर यहाँ 1 है, और लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 23 की पावर 1। तो 2 की हाईएस्ट पावर सेकंड वाले से मिलेगी और वो पावर है 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 17 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है और 23 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इन सबकी पावर हाईएस्ट 1 1 आ रही है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कैसे हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 17 जा हो जाएगा हमारा 1020, क्योंकि 17 6 102 होता है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया मल्टीप्लाई में। यहाँ पर 23 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23460, यानी कि 23,460। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, यही आ रहा है हमारा। अब एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 23,460। क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एलसीएम दिया है हमें 32,460, यानी कि क्वेश्चन वालों का जो एलसीएम है ना वो गलत है। याद रखना, आपको चेक करना बहुत जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अलग चीज दी थी लेकिन आपका आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब हमारी असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं आ रही है, वो फॉल्स आ रही है। बट रीजन वाला अगर पढ़ोगे, आपको पता होगा, आपके पास चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू एलसीएम अगर करें दो नंबर्स का, तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट के बराबर ही आता है। तो यानी रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, बट असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास अगेन रीजन और असर्शन का ही क्वेश्चन दिया है। इसमें हमारे पास बोला है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3, भाई एक लाइन सेगमेंट है,
2, -3 पहला पॉइंट है और 5, 6 दूसरा पॉइंट है। इनसे एक लाइन जा रही है ऐसे करके और इस लाइन को एक्स एक्सिस ने 1:2 में डिवाइड करा है। ठीक है भाई, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन दिया है और रीजन वाली स्टेटमेंट आपको दिया है कि एज फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन इज mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइड में m + n, यानी कि ये तो हमारा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का मुझे सही लग रहा है। अब हमें चेक करना होगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है, या फिर कौन सी गलत है इसमें से। देखो हमें पता है कि जब भी दो पॉइंट्स को कोई लाइन डिवाइड करती है तो सेक्शन फॉर्मूले की मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका रेशियो हमें कितना दिया है, 1:2 हमें रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, लिख के बता रखा है वहां पर, mx2 मतलब m × x2 करना है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 आ जाएगा, प्लस में nx1 करना है 2 × 2 करना है तो यानी कि 4 आ जाएगा, डिवाइड में m + n करना है यानी कि 1 + 2 आ जाएगा। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट निकालो। y के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, फॉर्मूला दे रखा है m × y2 यानी कि m का मल्टीप्लाई y2 से करना है तो 1 × 6 आ जाएगा, 6 आपका, और प्लस में n y1 करना है यानी कि 2 मल्टीप्लाई में -3 करना है तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर m + n है यानी 1 + 2 आ जाएगा। इसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9, और 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, तो 9 डिवाइड में 3 कितना आ जाएगा, 3, कॉमा ये कितना आ जाएगा, 6 - 6 तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 होगा, ये 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर काटा था वो कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं 3, 0। अब अगर ध्यान से आप देखो, असर्शन वाली स्टेटमेंट में हमसे बोला था कि इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस ने काटा है। अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है x, 0, मतलब y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो तो 0 होता है। तो हमारा पॉइंट भी देखो कैसा आ रहा है, 3, 0, यानी y वाला कोऑर्डिनेट हमारा 0 ही आ रहा है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है, मतलब हमने पॉइंट तो बिल्कुल सही निकाला है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो इनका रेशियो होगा ना, वो रेशियो 1:2 बिल्कुल सही दे रखा है। असर्शन वाली स्टेटमेंट हमारी सही है और रीजन वाली स्टेटमेंट तो पहले से ही सही थी, फॉर्मूला दे रखा है। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है वो हो जाता है पूरा कंप्लीट। पूरे टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड सारे 20 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो अलग अलग चैप्टर से मिलाकर ही पूछा है सीबीएसई ने। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो से हम करेंगे अपने सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर से इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपने सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सके। एंड चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।